अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने एंट्रेंस टेस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर उर्दू वाला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें तकरीबन 60 क्वेश्चंस हैं और वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम में यानी CUET के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को और इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और ये मॉक टेस्ट पे आधारित इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के हम हाजिर होंगे ताकि इसके ज़रिए से आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सिलेबस जो आपको दिया गया है और उसी यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर भी है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, गज़ल का वाहिद मुतकल्लिम कौन होता है? तो गज़ल का वाहिद मुतकल्लिम ऑप्शन ए आशिक़ होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने कि उर्दू के पहले गज़ल गो शायर को पहचानिए। पहले गज़ल गो यानी पहले गज़ल कहने वाले शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर खुसरू पहले गज़ल गो शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि उर्दू गज़ल गो शायरों में किसको खुदाए सुखन का लक़ब हासिल है? यानी ये खुदाए सुखन लक़ब मिला है और किसको मिला है इन गज़ल गो शायरों में? तो खुदाए सुखन का लक़ब मीर तक़ी मीर को मिला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये हाल हुआ उसके फ़कीरों से हुएदा, ये एक मिसरा दिया गया है, दूसरा ब्लैंक है। तो पूछा जा रहा है इस शेर का दूसरा मिसरा पहचानिए। तो अब ये हैदर अली आतिश का शेर है, हुस्न परी एक जल्वे मस्तान है उसका, होशियार वही है कि जो दीवान है उसका। तो इसका दूसरा मिसरा है आलूद ए दुनिया जो है बेगाना उसका। तो ये याद रखिएगा जो है बेगाना उसका, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि ज़ैल में दिए गए शायरों में से किसने मीर तक़ी मीर के उसलूब व तर्ज़ अदा का इह्या किया है? तो ये बहुत मशहूर है कि मीर तक़ी मीर के उसलूब को और उनके तर्ज़ को ज़िंदा करने वाले शायरों में अहम नाम नासिर काज़मी का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि हामिदी काश्मीरी के मजमूए कलाम को पहचानिए। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी ला हर्फ। ये हामिदी काश्मीरी का मजमूए कलाम है, उन्होंने ही लिखा है। यानी ये मजमूए कलाम 1984 ईस्वी को हामिदी काश्मीरी ने लिखा यानी शाये हुआ, जबकि हामिदी काश्मीरी 1932 ईस्वी को श्रीनगर में पैदा हुए, 2018 में उनकी वफ़ात हुई है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए लहू लम्स चुनार ये हकीम मंजूर का है। इसी तरह से ये उनका तीसरा शेरी मजमुआ है। इसी तरह से ला इंसान ये नून मीम राशिद का, ये भी सवाल में पूछा जाता है। और उसके बाद है हुजूम आईना, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सवाल नंबर 7 है कि किसका कौल है? फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम नक्श फरियादी एक ऐसे शायर की गज़लों और नज़मों का मजमुआ है जो रूमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है। ये सेंटेंस कहा है तो किसने कहा है, उनका नाम बताना है। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए नक्श फरियादी के मुक़द्दमे में नून मीम राशिद ने ये सेंटेंस लिखा है, यानी मुक़द्दमा ही उन्होंने लिखा है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि नून मीम राशिद ने फैज़ के किस दीवान का यानी किस शेरी मजमूए का मुक़द्दमा लिखा। तो इस तरह से भी इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 है आसेब कौन सा है ताक़ुब में शहर के? तो इसका दूसरा मिसरा पूछ रहा है, पहचानिए। सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन सी है, छोड़ी हुई जगह की निशानी भी साथ है। क्वेश्चन नंबर 9 है नज़्म मुअर्रा के बारे में सही बयान को पहचानिए। सही बयान क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? तो कहा जा रहा है मरकज़ी ख़याल से आज़ाद। नज़्म मुअर्रा की गोया के डेफिनेशन कर रहे हैं। तो देखिए बुहूर व औज़ान की पाबंदी से आज़ाद, या तसलसल बयान से आज़ाद, डी है काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी से आज़ाद। तो ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी से आज़ाद हो। अगर नहीं तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिसकी नौमीदी से हो सोज़े दरूने कायनात, उसके हक़ में तकनतू अच्छा है या ला तकनतू। तो ये शेर दिया है, ये अब इससे पूछा जा रहा है, ये इकबाल का शेर है, इस शेर में कौन किससे मुखातिब है। तो अब इसका जवाब आपको आसानी से भी मालूम हो जाएगा अगर आपने उनके मुकालमे पढ़े हैं, इबलीस और जिब्रील वाले। तो यहाँ पर देख लीजिए कि साफ ये झलक रहा है कि इबलीस जिब्रील से मुखातब है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हकीम मंजूर की पैदाइश कश्मीर के किस ज़िले में हुई है। तो हकीम मंजूर की पैदाइश 17 जनवरी 1937 ईस्वी को श्रीनगर यानी जो ज़िला है वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस शायर को शायर इनकलाब के लक़ब से जाना जाता है। तो यानी मशहूर है वो शायर इनकलाब के नाम से, वो हैं जोश मलिह आबादी। ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है, कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी की महराज समझी जाती है। बयानिया शायरी की महराज मसनवी समझी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, इसमें 2 किरदारों के नाम हैं और वो किरदार पूछ रहे हैं कि किस किताब से है। तो बेनज़ीर और बद्र मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं। तो ये सहरुल बयान के किरदार हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी 14 का। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है, आमद किस शेरी सिन्फ का जुज़ है, यानी पार्ट है, अनासिर और अज्जा है। आमद, तो आमद ये मरसिए का जुज़ है, उसी सिन्फ से उसका ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 16 है, मीर बबर अली अनीस ने इब्तिदा में क्या तखल्लुस इख्तियार किया था। यानी शायर जो फ़र्ज़ी नाम अपने शेर के लिए इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो बबर अली अनीस ने क्या इस्तेमाल किया था, क्या इख्तियार किया था। उन्होंने सबसे पहले हज़ी तखल्लुस इख्तियार किया था और नासिख के मशवरे पर उन्होंने बदल लिया था। तो सवाल नंबर 17 है कि नसीब किस शेरी सिन्फ का जुज़ है। सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कसीदे का जुज़ है। आप इस बारे में अगर देखना चाहें तो हमने कसीदे पर जो उसकी इर्तिक़ा और गज़ल उसकी इर्तिक़ा पर जो वीडियो बनाए हैं उसको ज़रूर एक मरतबा देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने वहाँ पर नसीब, तशबीब ये सब पर भी बात की है। सवाल नंबर 18 है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उठ गया बहमन वुदे का चमनिस्तान से अमल, तैग़ उर्दी ने किया मुल्के ख़ज़ां मुस्तासिल। ये शेर तो पता चल गया कि सौदा है। अब पूछा जा रहा है कि सौदा के कसीदे के इस मतले में बहमन वुदे और उर्दी से क्या मुराद है, यानी इसका मतलब क्या है बहमन वुदे और तैग़ उर्दी। अब ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको पढ़िए तो आपको समझ में बात आएगी। ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए तो आपको समझ में बात आएगी। महीनों के नाम, मौसमों के नाम, हथियारों के नाम, बादशाहों के नाम। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, महीनों के नाम होते हैं, इससे मुराद है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 में कि मीर अनीस के यहाँ किस तरह की रुबाइयात नहीं नज़र आती। तो उनके यहाँ खमरिया रुबाइयात नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि अनीस ने रसाई मौजू के पर जो है बात की है। तमाम कदीम मौज़ूआत पर रुबाइयाँ उन्होंने लिखी हैं सिवाय खमरिया रुबाइयात के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। कहा जा रहा है कि अपने ज़माने के समाजी हालात का अक्स किसकी रुबाइयात में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। यानी समाजी हालात को उन्होंने पेश किया है, उसकी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उनको सामने रख कर लिखा है। तो किसने पेश किया है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है आपके, दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है, ये किसका कौल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। उन्होंने ये कहा है कि दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। सवाल नंबर 22 है कि रजब अली बैग सुरूर किस दास्तान के खालिक हैं, यानी लिखने वाले हैं, राइटर हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, फसाने अजाइब के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाग़ो बहार के मुकाबले में उन्होंने
ये दास्तान तहरीर की है। सवाल नंबर 23 है, अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी की तादाद कितनी है। ये पूछा है कि अरस्तू के मुताबिक, यानी अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी की जो तादाद बताई है वो क्या बताई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उन्होंने 6 बताई है। उन्होंने कहा है कि प्लॉट है, फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि किरदार है, फिर इसी तरह से उन्होंने उसके इसमें डायलॉग यानी मुकालमा बताया, ज़ुबान, मौसीकी, आराइश, इसको उन्होंने ड्रामे के अज्ज़ा बताए। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रामा खाना जंगी के तीसरे एक्ट का मकान क्या है। सवाल नंबर 24 में ये खाना जंगी का कई एक्ट है, तो तीसरा एक्ट पूछा जा रहा है, उसका मकान पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि खाना जंगी ये मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है, उन्होंने लिखा है। और ये कभी कभी तो पूछा यही जाता है कि ड्रामा इन खाना जंगी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है या खाना जंगी का लिखने वाला कौन है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 5 प्लॉट हैं इस ड्रामे में, यानी खाना जंगी में। और ये तारीख़ी ड्रामा है, मुग़लिया सल्तनत के 2 उसूलों का आपस में टकराव को दिखाया गया है। इसमें तीसरा एक्ट क्या है, तो अब ये देखिए कि पहला एक्ट आगरे का किला है, यानी मुसम्मिन बुरुज, और इसी तरह से दूसरा एक्ट को जामे मस्जिद है, इसी तरह से तीसरा एक्ट मुल्ला अबुल कासिम का मदरसा है। ये इसमें पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सिन्फ को पॉकेट थ्रेट भी कहा गया है। किस सिन्फ को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अफसाना। अफसाने को पॉकेट थ्रेट भी कहा गया है। इसी तरह से सवाल नंबर आपके सामने 26 है कि राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल एक चादर मैली सी का पस मंज़र क्या है। जो राजेंद्र सिंह बेदी ने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी, यानी उसका बैकग्राउंड पूछा जा रहा है कि किस पस मंज़र में, किस बैकग्राउंड में ये अफसाना लिखा है। ऑप्शन से आपको समझ में बात आएगी। ऑप्शन नंबर 1 है दक्कन का मुस्लिम समाज, ऑप्शन बी है लखनऊ की जवाल पजीर माशरत, ऑप्शन सी है पंजाब की देहाती ज़िंदगी, इसी तरह से ऑप्शन सी है अवध की मुश्तरका तहज़ीब। तो इन ऑप्शंस को आप पढ़ें और उसके बाद आपको एक पस मंज़र जो उन्होंने दिया है एप्रोप्रिएट क्या है उस पर टिक करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पंजाब की देहाती ज़िंदगी को पेश किया है राजेंद्र सिंह बेदी ने। और ये बहुत मशहूर है कि राजेंद्र सिंह बेदी आम तौर पर पंजाब के सरज़मीन को मद्देनज़र रखकर नॉवेल या अफसाने लिखा करते थे। इस बात को जहन में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है, कैसा बुरा रवाज है जैसे जीते जी तन ढांकने को चेथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक जुमला कह दिया है कफन, ये सेंटेंस से पूछा जा रहा है ये जुमला अफसाना कफन के किस किरदार का है। अब ये अगर आपने अफसाना कफन न भी पढ़ा हो तो यहाँ पर इस अफसाने की खुसूसियत है कि प्रेमचंद ने उसी कैरेक्टर को उसी अंदाज में जिस लबो लहजे से बात करवाई है वो अफसाना कफन में है। तो ये किनसे बात करवाई गई है, तो यहाँ पर आपको एक पहचान मिली कि अफसाना कफन का ये किरदार किसने इस बात को कही होगी। तो देखिए कैसा बुरा रवाज है, बात समझिए कि कह रहा है कौन, जैसे जिसे जीते जी तन ढांकने को चेथड़ा न मिले, यानी इसका मतलब है कि मरने वाले नहीं जिंदा लोग। तो उसका मरकज़ी किरदार है घेसू माधो। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से किसी ने ये बात कही होगी, चेथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यानी वो मर गई है, मर कौन गई थी, बुधिया मर गई थी और ज़मींदार से इसका कोई ताल्लुक़ तो है नहीं। तो ये उन्होंने कहा है कि अब वो मर गई है उसको नया कफन चाहिए, जबकि हम जिंदा हैं उसके बाद भी हमें नहीं मिला है। तो ये सेंटेंस किसने कहा है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घेसू ने कहा है। सवाल नंबर 28 है कि फसादात के मौजू पर कृष्णचंद्र के लिखे अफसानवी मजमूए को पहचानिए। यानी फसादात जो हो रहे थे उसको मौजू बनाकर कृष्णचंद्र ने कई अफसाने लिखे हैं, एक मजमूए में वो शाये हो गई हैं। वो किताब कौन सी है, तो वो किताब है
हम वहशी हैं 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है, इंशाइया के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ मुस्तअमल है। यानी इंशाइया जो हम आम तौर पे अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइट एसे। लाइट एसे इंशाइया का अंग्रेज़ी तर्जमा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। इस सवाल को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी है, और ये आम तौर पे आपके पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम यहीं पर आपको एक थोड़ा सा सजेशन ये भी देंगे कि आपको चंद मज़मून अभी से पढ़ भी लेना है। जैसे कि आप झेंगर का जनाजा है उसको पढ़ लीजिएगा, इसी तरह से उम्मीद की खुशी वो एक मज़मून पढ़ लेंगे, इसी तरह से आप कहतुर रजाल ये भी मज़मून पढ़ लीजिएगा, गुलशने उम्मीद की बहार इस मज़मून को भी पढ़ लीजिएगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन में जितने दिए हुए हैं इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये मज़मून पढ़ने के बाद आपको और भी कई मज़मून पढ़ने, जैसे कि एक छोटी सी किताब रानी कैतकी की कहानी बागो बहार के 2 कम अज़ कम दरवेश की जो सैर है वो ज़रूर पढ़िएगा, और नक्श फरियादी का मुक़द्दमा। इनसे आम तौर पे आपको इक़्तिबासात दिए जाएंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पर देख लीजिए इक़्तिबास दिया गया है कि आपके निसाब में शामिल किस सबक से मुंतखब किया गया है। फिर देखा कि थोड़ी ही दूर आगे रंगीले चमकीले फूल खिले हैं, आबे ज़ुलाल के चश्मे धूप की चमक से झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। तो ये आपको ही बताना है अब कि ये इक़्तिबास किस सबक से या फिर इनमें से किस से लिया गया है। सवाल नंबर 31 है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 31 में भी वही है, पैराग्राफ है। आपको हमने भी कहा कि ज़रूर पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल किस सबक से मुंतखब है। कह रहा है ए प्रोफेसर, ए फ़िलासफ़र, ए मुतवक्किल दुर्वेश, ए नग़्म ए ज़ुबानी गाने वाले कव्वाल, हम तेरे गम में निढाल हैं और तोप की गाड़ी पर तेरी लाश उठाने का और अपने बाजू पर काला निशान बांधने का रेजुलेशन पास करते हैं। तो ये कहा है, ये आपने सेंटेंस देख लिए कि ये इक़्तिबास है, पैराग्राफ है, तो ये इनमें से किससे लिया गया है। तो यहाँ पर भी आप अगर पढ़ेंगे इनको तो आपके जो भी पैराग्राफ्स दिए जाएंगे इन्हीं 5-6 मज़ामीन हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, वो आप पढ़ लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको ही बताना है। क्यों? क्योंकि आप अगर हम बता देंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप उसको पढ़िए और यहाँ पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसी तरह से सवाल नंबर 32 है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ पर डाली। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद गाज़ीपुर में डाली, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 33 है, आपके निसाब में शामिल आगा हश्र काश्मीरी का खाका किस मुसन्निफ़ ने तहरीर किया है। तो आगा हश्र काश्मीरी का खाका चिराग हसन हसरत ने, यानी सवाल नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन ए। उन्होंने लिखा है, एक बात यहाँ पर हम बता दें कि चिराग हसन हसरत ये बहुत बड़े शायर हैं। ये पूंछ कश्मीर में पैदा हुए थे 1904 ईस्वी को, और इनकी वफ़ात 1955 ईस्वी को हुई है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आम तौर पे इनके साथ साथ कभी कभी सादत हसन मंटू का भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसकी पैदाइश 1955 में हुई है। तो याद रखिएगा, उनकी भी पैदाइश 1955 में हुई है, चिराग हसन हसरत की भी पैदाइश हुई है। ये शायर हैं और वो फिर एक अदीब हैं, राइटर हैं, कहानीकार यानी अफसाना निगार हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 34 है, मुरीदपुर का पीर किस नौइयत का मज़मून है। ये तंज़ो मिज़ाह की नौइयत का मज़मून है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये मुरीदपुर का पीर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का लिखा हुआ तंज़ो मिज़ाह है। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है, सफ़रनामा जापान चलो के मुसन्निफ़ का नाम पहचानिए। जापान चलो ये एक सफ़रनामा है। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, सफ़रनामा से। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि इनका राइटर कौन है, किसने लिखा है। तो ये मुज्तबा हुसैन ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, कन्हैया लाल कपूर का
सने विलादत क्या है? तो यहाँ पर कई सन दिए गए हैं। 1936 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई है 26 जून को लायलपुर फैसलाबाद में, जबकि इनकी वफ़ात हुई है 1980 ईस्वी को। तो ये याद रखिएगा, या तो इनकी वफ़ात या फिर इनकी वलादत पूछ लेगा, जैसा कि यहाँ पर वलादत पूछा है। इसी तरह से और लोगों के भी पूछे जाते हैं। पैतरस बुखारी है अभी, जैसा कि मुज्तबा हुसैन के बारे में पढ़ा, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, इसी तरह से इब्ने इंशा। इन कम से कम 4-5 लोगों के डेट ऑफ बर्थ और यानी डेट ऑफ डेथ याद रखिएगा, या याद कर लीजिएगा आप कहीं पर भी देख करके, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर लिख दूंगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस मशहूर अदबी शख्सियत को बुन्ने भाई के नाम से जानते थे? ये बहुत मशहूर शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, और उसका ताल्लुक़ अदबी शख्सियत से है। आपको यहाँ पर पहले हम एक हिंट्स दे देते हैं। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली है। उनको आम तौर पे लोग बुन्ने भाई कहते थे, और इसी नाम से एक वो एक खाका भी मुज्तबा हुसैन ने लिखा है। तो बहरहाल कौन जो है कि इस नाम से मशहूर थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सज्जाद ज़हीर बुन्ने भाई के नाम से मशहूर थे, जाने जाते थे। सवाल नंबर 38 है कि मज़मून गालिब जदीद शुअरा की महफ़िल में, ये मज़मून है गालिब जदीद शुअरा की महफ़िल में किसकी तख्लीक़ है? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्हैया लाल कपूर ने ये एक मज़ाहिया मज़मून लिखा है। सवाल नंबर 39 है, इसमें लिखा है कि ज़ैल में दिया गया इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल किस सबक से मुंतखब किया गया है? तो देखिए, कई आपको इक़्तिबासात देखने को मिल गए हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। मोनालिसा की शोहरे आफाक मुस्कुराहट के बाद अगर किसी मुस्कुराहट ने मुझे मशहूर किया है तो वो बुन्ने भाई की मुस्कुराहट है। तो ये अभी हमने कहा भी कि एक खाका लिखा था, और वो खाका लिखने वाले मुज्तबा हुसैन हैं। तो ये उसी एक खाके से इक़्तिबास लिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सज्जाद ज़हीर। यानी ये जो पूछा गया किस सबक से लिया गया है, तो बुन्ने भाई या सज्जाद ज़हीर जो खाका है उससे लिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले सदर का नाम क्या था? तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले सदर बनाए गए थे मुल्क राज आनंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी 40 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 41 है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किस अदीब ने की है? सदारत, अब यहाँ पहली कॉन्फ्रेंस की गई थी कहाँ पर? लखनऊ में की गई थी। और उस कॉन्फ्रेंस की अगर आपको याद हो तो बहुत मशहूर राइटर और अफसाना निगार, नावल निगार हैं, उन्होंने इसकी सदारत की है, जिसका नाम है प्रेमचंद। ऑप्शन सी है, और उन्हीं के यानी जो उन्होंने खुतबा सदारत वहाँ पर पेश की थी, पढ़ी है, वो बहुत मशहूर हुई हैं। उसी वजह से इसको याद भी किया जाता है। उसमें 2-3 लेक्चर हुए, कई करारदादें पेश हुई थी। अगर बुनियादी तौर पर कहें तो 2 बातों से ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस याद रखी जाती है। पहली बात तो ये कि प्रेमचंद ने जो खुतबा दिया था तरक्की पसंद तहरीक को, जो उन्होंने पेश किया, जिस एंगल से देखा है उसकी वजह से। दूसरी बात उसके जो ऐलान नामे हैं उस वजह से। तो ये भी क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरह से भी याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, फोर्ट विलियम कॉलेज किस दरिया के किनारे वाक़ था? किस दरिया के किनारे वाक़ था? तो आपको मालूम है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में है। तो कलकत्ता में मशहूर दरिया है, उसका नाम क्या है? हुगली है। तो इसका मतलब है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर वाक़ है? दरियाए हुगली के किनारे, क्योंकि रावी तो यहाँ पर है नहीं। इसी तरह से सिंध भी नहीं बहुत मशहूर है, दरियाए जमुना आप जानते हैं। तो हुगली के किनारे फोर्ट विलियम कॉलेज वाक़ है। सवाल नंबर 43 है, डॉक्टर गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौटने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे उर्दू का सदर और प्रोफेसर किसे मुकर्रर किया गया? आपको बता दें कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम
कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहे हैं। वो एक वक्त आया कि रिटायर होने के बाद वो इंग्लैंड लौट गए थे, तो वहाँ पर जो शोबे उर्दू कायम किया गया था उसके वो पहले प्रोफेसर थे। उसके बाद किसे मुकर्रर किया गया? इसका ऑप्शन है कप्तान टॉमस रॉबिक, इसी तरह से कप्तान जोसेफ टेटलर, इसी तरह से विलियम स्मिथ, और ऑप्शन डी है हैदर बख्श हैदरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कप्तान जोसेफ टेटलर। जब वो वापस इंग्लिस्तान चले गए थे तो उसके ओहदे पर फायज होने वाले टेटलर ही थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44 है यानी 44 है। झैल में दिया गया बयान किसका है? सर सैयद और उनकी जमात के लोगों ने उर्दू को जो इल्मी एतबार से उस वक्त तक एक बेमाया ज़ुबान थी, थोड़े अरसे में आला इल्मी जवाहर रेज़ों से माला माल कर दिया। तो ये पैराग्राफ यानी ये इक़्तिबास है, ये किसने कहा है? तो इस बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 है कि मीर तकी मीर के लिखे तज़किरे को पहचानिए। मीर तकी मीर ने कौन सा तज़किरा लिखा है? तज़किरा निकातुश्शुअरा मीर तकी मीर ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से आपके ऑप्शन में जो और तज़किरे हैं इसका नाम अगर आप जानना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस नक़ाद के मुताबिक शेरी इजहार जिबिल्ली एहसास का फौरी और बेसाख्ता इजहार है, यानी ये किस नक़ाद का मानना है ऐसा? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि शायरी में ज़िंदगी की अक्कासी या तस्वीर कशी को शिबली नोमानी ने क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया है उन्होंने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुहाकात नाम दिया है। सवाल नंबर 48 है कि किसका कौल है कि लफ्ज़ जिस्म है और मज़मून रूह और दोनों का इर्तिबात बाहम ऐसा है कि एक के बग़ैर दूसरे का वजूद मुमकिन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इब्न रशीक का ये कौल है। ये आम तौर पे थोड़ा सा टफ भी है, ये आपको आमतौर बहुत कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बहरहाल फिर भी आप ये याद रखिएगा, ये कोटेशन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे पहले किस हाकिम ने जम्मू व कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराजा प्रताप ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को सरकारी दर्जा दिया। सवाल नंबर 50 है, कश्मीर का प्रेमचंद किसे कहते हैं? 50 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्रेमनाथ परदेसी को कश्मीर का प्रेमचंद कहते हैं। सवाल नंबर 51 है, अखबार आईना के बानी यानी मुदीर का नाम पहचानिए। उसके मुदीर कौन है? बानी यानी पहले उनको शुरू करने वाले कौन हैं? तो वो शमीम अहमद शमीम हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कश्मीर के मशहूर उर्दू शायर फरीद परबती का असली नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का और सही जवाब है ऑप्शन सी ग़ुलाम नबी भट्ट उसका असल नाम है, जो पैदा हुए हैं 1961 ईस्वी को और उनकी वफ़ात हुई है 2011 में। श्रीनगर से आपका ताल्लुक़ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 है, गालिब कलकत्ता कब पहुँचे? यानी मिर्ज़ा गालिब यहाँ दिल्ली में थे, दिल्ली से आपने कलकत्ता का सफ़र किया था, आप कलकत्ता पहुँचे कब थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फरवरी 1828 ईस्वी को आप कलकत्ता पहुँचे थे और नवंबर 1829 तक आपने वहाँ पर क़याम किया था, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बहरहाल इस तरह से ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कब तक क़याम किया है तो ये दोनों डेट आप याद रख लीजिए, तो इस तरह से उसका आंसर भी आपको आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक आपका कौल है कि झैल में दिया गया कौल किस मशहूर नाक़िद का है? बेदिल की मुश्किल पसंदी और गहराई, उर्फ़ी की बुलंद ख़याली और रंगीनी, नज़ीरी की पुरकारी और ज़हूरी की तहदारी के बेशुमार रंगों ने मिलकर गालिब के फ़न को एक अच्छी खासी क़ौज़े क़ज़ाह बना दिया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इबादत बरेलवी, इसी तरह से ऑप्शन बी में है कि हसरत मोहानी, इसी तरह से ऑप्शन सी में है जो अंसारी, ऑप्शन डी में है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में दर्ज झैल कौल किस अदीब का है?
कहा है ज़राफ़त उनके मिजाज में इस कदर थी कि उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। ये बहुत मशहूर है, आप इस बारे में पढ़े होंगे यादगार गालिब में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये जुमले लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गालिब ने कसीदा हाँ महे नो सुनी हम उसका नाम किस शान में लिखा है, यानी किसके शान में लिखा है, यहाँ पर छूट गया है। तो ये किन की शान में मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, ये बहुत मशहूर कसीदा है। तो इसका सही जवाब आप हमें बताएंगे या कमेंट कीजिएगा, तो हम वहाँ पर बताते हैं आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 57 है कि इकबाल ने सबसे पहले किसी आम जलसे में कौन सी नज़्म पढ़ी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हमाला। आपने सबसे पहले आम जलसे में नज़्म हमाला पढ़ी है। ए फसीले किश्वरे हिंदू सिता चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58 है, इकबाल के मजमू कलाम बाले जिब्रील में मौजूद गज़लों की कुल तादाद क्या है। जहाँ तक रही बात, तो यहाँ पर कुल तादाद की जितनी तादाद होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिया एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी अगर इसके हिसाब से आप लगाएंगे तो ऑप्शन ए 76। लेकिन उनके अगर गज़ल की तादाद अगर बाले जिब्रील में आप देखेंगे तो वो 77 है। यानी अगर पहला पार्ट देखें तो उसमें 16 है और दूसरे में आप देखें तो 61 है। दोनों को जोड़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 77 है। तो यहाँ पर तादाद क्या दी गई है, 76, तो आप 76 कर दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59 है कि ज़ैल शेर से इकबाल की किस नज़्म की इब्तिदा होती है। यहाँ पर शेर है, हुआ ख़ेमज़न कारवाने बहार इरम बन गया दामने कोहसार। तो ये पूछा गया है कि ये किस नज़्म से माखूज़ है या फिर कौन से नज़्म का ये शेर यानी इसकी इब्तिदा होती है। तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन ए, साक़ी नामा जो नज़्म है। और इसमें कभी कभी पूछा जाता है उसमें कितने बंद हैं, तो 7 बंद हैं, तो उसको भी। और इनमें से जितने भी यहाँ नज़्म दी गई अगर आप पढ़ लेंगे तो ये बेटर है। कभी किसी नज़्म से कभी किसी नज़्म से ऑप्शन में ज़रूर दिया जाता है, आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा इन नज़्मों को एक मरतबा ध्यान से। इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने कि दर्जे ज़ैल शेर में शायर किससे मुखातब है। किससे मुखातब देख लिए, पहले शेर पढ़िए। ताबिंदा कौम सारी गर्दू नशीं तुम्हारी छेड़ूं सुरूद ऐसा जाग उठें सोने वाले। तो 60 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। ये सितारों से गोया के मुखातब है। यही पूछा कि शायर किससे मुखातब है, तो सितारों से मुखातब है, ऑप्शन डी है। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए गए हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। और अगर कहीं पर आपको लगे कि नहीं ये गलत है इन्फॉर्मेशन, आप ज़रूर कमेंट करके उसको भी सही कर दें, ताकि हम आइंदा दूसरों को उसका सही माने और मतलब बता सकें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही टेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।